हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी एडीआई और एडीआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं मैं कि किस प्रकार से आपके सवाल होने चाहिए और उन सवालों को डील करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे पास पहला सवाल है 13 की पावर 143 प्लस 143 को यदि हम मान लो 14 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेष फल कितना बचता है, ये पूछा गया है। अब देखना दोस्तों ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर। हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई हमने लिख दिया 13 और 13 की पावर है हमारे पास 143। क्लियर है? फिर प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पद को हम 14 से भाग दे देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह करके हम 143 को भी हम किससे भाग दे देते हैं, तो भाई 14 से भाग दे देते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब आपको पता होगा कि जब मैं 14 से भाग दूंगा 13 को तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। अब जब पूरा पूरा जाएगा नहीं तो कितना कम हो जाएगा भाई 13 में जाने के लिए, तो आप कहोगे कि एक कम तो होना ही है। यहाँ पर है 13, हम भाग दे रहे हैं 14 से, मतलब एक की कमी हुई। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर कितना, 143 लिख दिया। क्लियर है? प्लस यदि 143 को 14 से भाग देते हैं तो 14 का हम होता है 140, दिया है 143, मतलब शेष फल बचेगा कितना, तो आप कहोगे जी 3 बचेगा। अब आपको एक चीज़ और पता होगा दोस्तों कि जब पावर में जब कोई संख्या निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो और उसका पावर विषम का हो जाता है तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव आता है। और जब निगेटिव हो और उसका पावर यदि पॉजिटिव हो जाता है, मतलब सम का घात हो जाता है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने लगता है। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये है यदि घात विषम का होगा और वो अंक यदि निगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। और यदि वो मान लो संख्या तो निगेटिव है लेकिन जो उसका पावर है, घात है, वो सम का घात होगा, सम संख्या वाला अंक होगा, तो उसका जो रिजल्ट होता है निगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव होता है। यहाँ पर -1 है लेकिन उसका घात निगेटिव विषम है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट -1 ही आएगा। और ये आपके पास प्लस का 3 हम जोड़ कर देखेंगे, 3 और -1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा शेषफल के रूप में, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। अब 2 की पावर 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 64 की पावर 4 प्लस 259 की सरलीकरण रूप में इकाई का अंक क्या होगा बताना है। अब जब भी आपको यूनिट डिजिट का सवाल पूछे, किसका सवाल ध्यान समझना है, यूनिट डिजिट का। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट में आपको याद रखने वाली बात ये इंपॉर्टेंट है कि जब इकाई के स्थान का अंक है ना, याद रखना, इकाई के अंक यदि मान लो 0 हो जाए, 1 हो, 5 या 6 हो, तो इसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो इसके ऊपर यदि हमारे पास ये 4 अंक दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा भाई, 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 या 6 दिखाई दे, तो इसके ऊपर चाहे हम कोई सा भी घात क्यों न रख दें, चाहे हजारों का ही घात क्यों न रख दे, इसकी इकाई का अंक हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, 1 का 1 ही मिलेगा, 5 का 5 ही मिलेगा और 6 का 6 ही मिलेगा, मतलब ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। दूसरा केस होता है ये तरह आपके पास केस नंबर 1 या रूल्स नंबर 1 बोल सकते हैं। केस नंबर 2 ये होता है आपके पास कि भाई ये लागू होता है आपके पास 4 और केवल 9 पर। क्लियर है? मतलब ये है कि यदि 4 है इकाई के स्थान पर और यदि उसका घात मान लो सम संख्या का घात है ना, कौन सा है, सम संख्या घात है, तो इकाई के अंक कौन सा हो जाता है, 6 माना जाता है। और यदि मान लो उसका घात विषम संख्या का है तो इकाई का अंक हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 4 मान लेंगे। क्लियर है? याद रहेगा मैंने क्या कहा भाई, यदि इकाई के स्थान पर 4 और 9 संख्या है, ये दोनों संख्याएं हों, और यदि बात करें हम 4 की तो 4 हो और यदि उसका घात सम संख्या हो, जैसे 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो उसकी इकाई का अंक हमेशा आप आंख बंद करके 6 मार देना, हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार 4 है इकाई अंक पर और घात यदि विषम संख्या का है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही होता है, वो चेंजेस नहीं होता। उसी प्रकार यदि हम बात करें 9 की तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है एक सम की घात और एक होता है आपके पास विषम की घात। यदि घात आपके पास सम का है, मैंने क्या कहा, घात यदि सम का है तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 माना जाता है, और विषम का होता है तो हमेशा 9 ही मान लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब हमारे पास बच गया कौन कौन से अंक, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। ये 3 ही अंक बच गए हमारे पास। तो आपके पास जब 2, 3, 7 और 8 दिखाई दे तो उसके घात को केवल लास्ट के 2 अंकों को भाग देना है, किससे भी, 4 से। जितना बचेगा वो आपके पास शेषफल होगा। और कई बार भाग देते समय कुछ भी नहीं बचता, मतलब वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। और जब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो उस केस में हमेशा ही का जो घात होता है वो 4 माना
जाता है, याद रहेगा। पूरा विभाजित होने पर घात 4 माना जाएगा, और यदि पूरा विभाजित नहीं होता तो कुछ तो बचेगा 1, 2 और 3, क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 1, 2 और 3 ही आपके पास शेष फल बच सकता है, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, अपना घात मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इकाई के अंक पर कौन सा अंक है, 1, इसके ऊपर घात कुछ भी रहे इसका इकाई अंक 1 ही माना जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह प्लस, यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर है 1, इसके ऊपर कुछ भी घात रहे इसका इकाई अंक 1 ही माना जाएगा। माइनस की चिन्ह है माइनस, नियम के अनुसार 1 दिया है ना भाई, 1 है तो 1 ही होगा। उसी प्रकार इकाई अंक पर है 6, तो 6 है तो उसके ऊपर चाहे कोई भी घात रहे उसका इकाई अंक 6 ही माना जाता है। क्लियर है। बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लस 5, उसके बाद है यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखो 705 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, उसके ऊपर चाहे घात कुछ भी रहे, देखो यहाँ पर 5 है ना, तो इकाई का अंक फिर से हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 ही लिख लेंगे। फिर देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6, और यहाँ पर नियम में है 6, तो क्या हो जाएगा इसका 6 का 6 ही हो जाएगा। अब लास्ट में है 9, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 9। तो कौन कौन से डाटा देखने को मिला, तो मैं कहूँगा एक तो 1, फिर प्लस, ये वाला 1, फिर माइनस, फिर ये वाला 6, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद ये 5, फिर उसके बाद ये आपके पास फिर 6, और लास्ट में दिखाई दे रहा है प्लस का 9। इतने ही है आपके पास, सबको ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देते हैं। 9 और 5 कितना हो गया, तो आप कहोगे 9, 5, 14, ये 15 और ये 16, और 16 में से यदि 6 और 6 घटेगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और 16 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत हल किए प्रश्न के लिए 2 अंक होता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। ये तो वैसी सवाल है जैसे एग्जाम में माइनस मार्किंग पर होता था, है ना भाई। सही होने पर नंबर मिलता है और गलत होने पर उल्टा हमारे नंबर को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, कि यदि एक क्वेश्चन सही करता है तो एक क्वेश्चन सही करने के एवज में मिलता कितना नंबर है उसको, तो आप कहोगे 4 नंबर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, 3 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है, 3 नंबर मिलता है। ओके, क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन जब गलत कर देता है तो उसके कितने नंबर काट लिया जाता है, तो हम कहेंगे भाई 2 अंक काट देता है, तो भाई ये 2 नंबर कट गया। अब एक चीज़ बताओ, मान लो एक व्यक्ति एक क्वेश्चन गलत कर देगा तो उसके कितने नंबर कटने चाहिए, है ना। आपके माइंड में यही चीज़ आना चाहिए। ध्यान समझना, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान समझना मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो एक व्यक्ति के कितने नंबर कटेंगे, तो मैं ये कहूँगा भाई सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन गलत होने से उसको ये 3 नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता। और ऊपर से 2 नंबर और काट लिया जाएगा, मतलब उसके कटे कितने टोटल, 3 तो कटा ही, साथ में 2 नंबर और कट गया। मतलब एक क्वेश्चन जब गलत करता है व्यक्ति तो माइनस मार्किंग और उसको मिलने वाले अंक ये दोनों के सम के बराबर अंक क्या होता है, कट जाता है। तो एक क्वेश्चन गलत होने से उसके टोटल 5 नंबर कटेगा, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने कहा कि भाई इस पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन हैं, मैं चाहता हूं कि 30 के 30 क्वेश्चन को बंदा मान लो राइट कर ही देता। क्या कर डालता, राइट करने पर 3 नंबर मिलता है। सभी क्वेश्चन को सही करता तो आप कहते कि 30 या 90 नंबर तो मिलता उसको। मिलता कि नहीं मिलता, मिलता भाई। लेकिन उस बंदे ने कितना प्राप्त किया भाई, 40 प्राप्त किया, तो हम 40 को घटा देते हैं। 90 मिलना था लेकिन लाया 40, तो कितने नंबर कटे, टोटल 50 नंबर। कितने नंबर कट गए, 50 नंबर कट गए भाई। अब भी मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 3 नंबर नहीं मिलेगा और उसके 2 नंबर और काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के गलत होने से आपके 3 और 2 टोटल 5 नंबर कट जाते हैं। यहाँ तो कट गए आपके पास 50 नंबर। तो कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे, तो हम 5 से भाग दे देंगे भाई। देखो 5 दाम कितने होंगे, 50, तो 10 क्वेश्चन उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है। अब 30 में से यदि 10 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो राइट कितना किया होगा। यहाँ पर पूछा गया सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या पूछा है। 30 प्रश्न था जिसमें उसके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 20 क्वेश्चन उसके क्या हुए होंगे, राइट हुए होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका और बता रहा हूँ मैं, क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखना। नेक्स्ट तरीका जो होगा क्या होगा आपके पास, हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन कैसे लगता है भाई, एक आपके पास जब पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करता वो वाला है ना, मैंने लिख दिया ये पूरे के पूरे यदि क्वेश्चन सही हो जाता तो, और पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हो जाता, तो ये 2 ही कंडीशन बन सकते हैं।
क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, उसके पास तो है टोटल 30 क्वेश्चन। यदि मैं कहूँ कि 30 के 30 क्वेश्चन भी सही हो जाए, एक क्वेश्चन के पीछे 3 नंबर मिलता है, 30 के 30 क्वेश्चन सही हो जाता, तो आप कहते 30 या 90 नंबर मिलना था कि नहीं मिलना था? 30 या कितना नंबर मिलना था भाई? 90 नंबर मिलता। यदि मैं ये कहूँ कि 30 के 30 क्वेश्चन गलत करके आ जाता, बहुत होशियारी टाइप का है ना, एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 नंबर करता है, 30 क्वेश्चन गलत कर देता तो 30 दूनी, तो हम कहेंगे 2 × 30 कितने नंबर कट जाता? तो भाई ये कटता ना, इसलिए निगेटिव में आएगा कितना? -60। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लेन देन में टोटल कितने नंबर लाए उस बंदे ने? 40 नंबर लाया। कितना ला लिया भाई? 40 नंबर ला लिया। अब ध्यान समझना मेरी बात, बताओ 90 में 40 घटेगा तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे भाई 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। उसी प्रकार -60 में 40 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? आप कहोगे जी 100 बच जाएगा। क्लियर है। मतलब सही क्वेश्चन यदि हम देखें तो 50 से कटेगा, 50 दूनी 100 और ये हो गया 50 से कम 50। क्लियर है। अब हमारे पास 30 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 0 लगा दूंगा, तो 20 क्वेश्चन उसने राइट किया और 10 क्वेश्चन दोस्तों उसने क्या कर दिया? गलत कर दिया। हमको पूछा गया राइट क्वेश्चनों की संख्या, तो राइट क्वेश्चन की संख्या कितना हो जाना है यहाँ पर? 20 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरी बात, कि भाई जब भी इस प्रकार के है ना नोटों पर आधारित सवाल आए तो 2 ही चीज़ पूछा जा सकता है। या तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि यहाँ पर कुल धन का मान है ना दे रखा है, क्या धन का मान दे रखा है, तो ये यहाँ पर अनुपात दिया होगा, वो भी किसका अनुपात दिया होगा? उन नोटों का। तो हम क्या करेंगे, धन दिया है उसका मान दे रखा है तो हम उसको मान में चेंज कर देंगे। और यदि यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे दिया होता तो हम सिक्कों की संख्या में चेंज कर देते। हमेशा इतना याद रखना। मैंने कहा कि भाई एक तो 20 रुपये के नोट, एक है हमारे पास 10 रुपये के नोट और एक है हमारे पास 5 रुपये के नोट। ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इनकी संख्या कितना है। तो भाई 20 रुपये के नोटों की संख्या 3 के अनुपात में है, 10 रुपयों के नोटों की संख्या 4 के अनुपात में और 5 रुपयों के नोटों की संख्या 5 के अनुपात में है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 20 रुपये के नोटों की संख्या 3 है, 10 रुपये की नोट की संख्या 4 है और 5 रुपये के नोट की संख्या 5 है। अब आपके पास मान लो 20 रुपये के भाई 3 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे? क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये मूल्य दिया है तो हम कोशिश करेंगे मूल्य में बदलने की। भाई 20 रुपये के जो नोट है ना आपके पास उसकी संख्या 3 है तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहोगे भाई 20 या 60 रुपये होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। मैंने कहा आपके पास 10 रुपये के 4 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहोगे भाई 10 चुक 40 रुपये तो होने चाहिए। यदि मैंने कहा कि 5 रुपये के 5 नोट है तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए? तो आप कहोगे भाई 25 रुपये होने चाहिए। क्लियर है। अब ये टोटल जो होंगे कितने के बराबर होंगे? ये तो 1000 रुपये के होंगे भाई। कितने के बराबर हो जाएंगे? 1000 रुपये के। अब आप कहोगे 60, 40, 100, 100 और 25 कितना होता है? 125। 125 रुपये एक्चुअल में बराबर है किसके? तो हम कहेंगे 1000 रुपये के बराबर। आप देख पा रहे हो 125 से यदि हम काटेंगे तो आप कहोगे 125 कम 125 और 125 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 1000 होता है। मतलब 1 का मान किसके बराबर है? 8 के बराबर है। पूछा क्या है? 5 रुपये के नोटों की संख्या। ये जो है ना संख्या का अनुपात है, तो 1 का मान यदि 8 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई 8 पंचे 40 नोट होनी चाहिए। कितने नोट होनी चाहिए? 40। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। किसी वर्ग के 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो वर्ग शिक्षक की आयु क्या होगी? सिंपल सी बात है भाई, आपके समूह में कोई मान लो टीचर शामिल हो रहा है और उसके शामिल होने से यदि उस कक्षा के है ना सभी विद्यार्थियों के साथ साथ उस शिक्षक का भी शामिल करेंगे ना भाई, तो यदि मान लो औसत आयु और बढ़कर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो शिक्षक है वो अधिक उम्र वाला है। मानते हो आप इस चीज़ को? है ना भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ एलिगेशन। सबसे पहले विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी, ठीक है, और उसके बाद हम लिख दें यहाँ पर शिक्षक। हमको निकालना किसका है? शिक्षक। क्या निकालना? 2-3 तरीका बताऊँगा, जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी तरीक़ों को क्या करना है? फॉलो करना है। प्रारंभ में विद्यार्थी कितने हैं? तो आप कहोगे 35 विद्यार्थी है और 1 शिक्षक आया तो उसकी संख्या हम लिख लेते हैं 1। प्रारंभ में जो 35 विद्यार्थी इनका औसत आयु कितना था भाई? तो आप कहोगे 15 था। क्लियर है। और जब शिक्षक शामिल हुआ तो औसत आयु 1 साल बढ़ा,
मतलब पहले औसत 15 था, अब एक साल बढ़ेगा तो हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे जी 16 हो जाएगा। मानते हो ओवरऑल है ना भाई, ये तो ओवरऑल है, शिक्षक शामिल होने के बाद एक साल बढ़ा है, मतलब 15 से कितना हो गया 16। अब क्या करना है, एलिगेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ऊपर का अनुपात होता है ना दोस्तों, वही अनुपात आपके नीचे में बनना चाहिए, तब तो आपका एलिगेशन सही है, अन्यथा आपका एलिगेशन सही नहीं है। अब मैं एक चीज़ देख लिया कि भाई 16 और 15 में यदि अंतर करता हूँ, 16 और 15 में अंतर करने पर कितने का अंतर आता है, 1 का। देखो यहाँ पर 1 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। जब 1 का मान 1 के बराबर हो सकता है तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पर कि भाई 35 का मान किसके बराबर होगा, 35 के बराबर होगा। अब आपको इतना पता होगा कि एलिगेशन कब लगता है, तो एलिगेशन तभी लग सकता है जब एक डाटा बीच वाले से छोटा और एक डाटा बीच वाले से बड़ा हो। 15 जो है 16 से छोटा है, इसका मतलब जो ये शिक्षक वाला होगा ये 16 से बड़ा होगा। तो 35 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 51 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं 16 से 51 बड़ा है, लेकिन 16 से 15 छोटा है। तो नए शिक्षक की आयु कितने साल होगी दोस्तों, 51 साल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तरीका है, मैं बहुत सारे तरीका बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई पहले 35 विद्यार्थी और उनकी औसत आयु 15 साल, ठीक है। एक शिक्षक आ गए मतलब हो गए 36, और औसत साल 1 साल बढ़ गया, मतलब अब पहले से 1 बढ़ा, मतलब कितना हो जाएगा 16। मैं कोई गलत लिखा हूँ क्या, नहीं है ना भाई। पहले 35 विद्यार्थी और उनकी औसत आयु 15 वर्ष, एक शिक्षक आएगा तो सिंपल सी बात है 35 छात्र और एक शिक्षक, कितने हो गए टोटल 36 हो गए। औसत 1 वर्ष बढ़ गया है, पहले 15 वर्ष था, अब 1 वर्ष बढ़ेगा मतलब 16 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, मान लो व्यक्तियों की संख्या भी बढ़े और औसत भी बढ़े, तो जोड़ना है। क्या करना है, हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना, बहुत आसानी से बना सकते हो, है ना। यहाँ पर 35 से 36 बढ़ा है, यहाँ पर 15 से 16 भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से याद रखना, मैं क्या करता हूँ, इस 1 का गुणा 35 के साथ कर देता हूँ। बताओ 1 का गुणा 35 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 1 का गुणा 36 के साथ करेंगे तो 1 36 सम 36, और इस 36 को किस में जोड़ देना है, ऊपर वाले औसत में। तो बताओ 36 और 15 का सम किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 51 के बराबर। तो जो नया जो शिक्षक है ना, उसकी आयु कितने साल की होगी, 51 के साल की होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 साल है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। अब एक आयु एक ऐसा केस होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति कम नहीं होता, है ना। आयु सबके लिए कम होता है, सबके लिए बढ़ता है, आपके लिए, है ना। दीपावली आएगा तो सिंपल सी बात है, मेरे लिए भी दीपावली आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये तो समय है ना भाई। समय सबके लिए सेम होता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग होगा मेरे लिए कम होगा, ऐसा नहीं, है ना। सबके लिए सेम होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले ए की आयु को भी करना पड़ेगा और हमको बी की आयु को भी करना पड़ेगा, दोनों को कम करना पड़ेगा। अब 20 वर्ष ए की आयु फिर 20 वर्ष बी की आयु, मतलब टोटल 20 और 20 कितने वर्ष कम करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई 40 साल तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि ए का अलग से 20 साल और बी का अलग से 20 साल, है ना। दोनों का एक साथ नहीं हो सकता 20 साल, आपके लिए भी 20 साल वही है, मेरे लिए भी 20 साल वही है, ऐसा नहीं। यदि हम जोड़ने या घटाने की बात करें तो सबको अलग अलग करना पड़ता है। क्लियर है। तो मैंने कहा 20 और 20 40 साल कम कर देंगे भाई। बताओ 110 में यदि मैं 40 कम कर दिया तो आ जाएगा कितना, 70। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी की 20 साल पहले के आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था, और ये 4:3 कितने साल के बराबर है, 70 साल के बराबर। आप देख पाओगे इन 4 और 3 को जोड़ने पर होता है 7, और 7 का मान किसके बराबर है, 70 के बराबर है। जब 7 का मान 70 के बराबर है तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी, वो भी वर्तमान निकालना है। तो भाई यदि 7 का मान 70 है, इसका मतलब ये है कि ए जो है ये 40 साल का और बी जो है ये 30 साल का होगा। लेकिन ये तो 20 साल पहले की आयु है, हमको वर्तमान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 और जोड़ देंगे। तो बताओ 40 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 60 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, 60 साल। तो वर्तमान में ए जो है कितने साल का है, 60 साल का है, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है बोला गया है। मतलब ये है कार्य क्षमता, मतलब क्या होता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। कहने का मतलब ये है कि ए यदि एक टाइम में, मान लो ए 1 घंटे में 2 लड्डू खाता है, तो बी 1 घंटे में 1 लड्डू खाता है। आया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई ए तो दुगना खा रहा है तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी ना भाई, यही बात है हो, तथा वही किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में पूरा करेगा। सिंपल सी बात है भाई। अब हम यदि एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में एक चीज़ समझ आ गया, ए और बी 2 व्यक्ति हैं।
अब एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में हमने एक चीज़ देखें कि ए की एफिशिएंसी दुगनी है किसकी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, तो टाइम होता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर बोला गया है कि बी से 2 घंटा कम समय लेता है। सिंपल से बताओ कितना कम हुआ है, तो आप कहोगे 1 और 2 में 1 का अंतर, और 1 का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 घंटा के बराबर है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 घंटा के बराबर है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे बोला गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो ए जो होगा ये काम को 2 घंटे में करेगा, और बी की बात करें तो इसी काम को ये 2 दूनी 4 घंटे में करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना भाई। अब हम ये बात करें कि दोनों दिन मिलकर काम करें तो ए ने इस काम को 2 घंटे में कर लेता है और बी सी काम को 4 घंटे में कर लेता है। टोटल वर्क ऑफ एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 आ जाएगा भाई। यदि मैं बात करूं ए की एफिशिएंसी कितना, तो आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो बताओ ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि 4 काम को 2 + 1 के हिसाब से कराना है, मतलब 4 काम को 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 4/3 समय में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है ना। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे बोला गया, तो कितने घंटे में कर लेंगे, 4/3 घंटे में इस काम को कंप्लीट किया जा सकता है, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, ये अनिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करते हैं। क्लियर है। ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है, जो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है, तो बताएं कि वह किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में ए तक पहुंच जाए। अब सिंपल सी बात है, अनिल जो है इस वाले बिंदु से कहाँ तक पहुंचना चाहता है, ए वाले बिंदु तक, ए तक पहुंचना चाहता है। ध्यान समझना, 40 की स्पीड से अपने घर से निकलता है और 2 घंटे तक चलता है। एक चीज़ बताओ, आप 40 की स्पीड से जाओगे, 1 घंटा में 40 किलोमीटर दौड़ाओगे बाइक को, 2 घंटे में कितना दौड़ाओगे भाई, 40 दूनी 80 किलोमीटर दौड़ाओगे कि नहीं दौड़ाओगे। तो मैंने कहा कि क्या करता है कि ये भाई आधा दूरी तय करता है। ये जो 80 किलोमीटर है ना, 40 की स्पीड से जब 2 घंटा चलाएगा तो कितने किलोमीटर चल जाएगा, 80 किलोमीटर। मैंने कहा कि ये जो 80 किलोमीटर है ना, ये 80 किलोमीटर है, ये आधी दूरी है। क्या है, आधी दूरी। तो शेष आधी दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे भाई शेष आधी दूरी भी कितने की होगी, 80 किलोमीटर की होगी। आधी दूरी का मतलब क्या होता है ना, एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा। अब इस 80 किलोमीटर की दूरी को वो कितने घंटे में तय करना चाहता है, 4 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो चाल कितने की आ जाएगी, तो आप कहोगे भाई 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो फिर तो उसे बाकी जो दूरी है, आधी दूरी है, उसको 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना चाहिए, तब वो ए तक समय में क्या होगा, पहुंच जाएगा। और ऑप्शन यही आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है, तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है बोला गया है। सिंपल सी बात है, यदि कोई ग्वाला या कोई बेईमान दूधिया ये कहे कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन उसमें भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात यह है कि उसने कहीं ना कहीं पानी मिलाया है। और दूध से तो उसको प्रॉफिट होगा नहीं भाई, क्योंकि खुद मान लो 40 रुपये लीटर में दूध लिए हो और 40 लीटर में ही बेचोगे, तो आपको दूध से तो फ़ायदा नहीं होगा। कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, उस पानी का फ़ायदा हो रहा है जो आप दूध में मिलाए हो। तो उसको तो 25% का लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब 25% क्या मिला है, उसने पानी मिलाया है। मैं समझ गया यहाँ पर, है ना। कितने प्रतिशत दूध है बोला गया है यहाँ पर, ध्यान समझना, है ना। तो इस मिश्रण में तो हम ये समझ गए कि भाई उसने 25% लाभ कमाता है। कितना, 25%। भाई मैं समझ गया कि भाई 25% लाभ कमाया है उसने, क्योंकि 25% क्या मिला दिया गया है, पानी मिला दिया गया है, तब तो 25% का लाभ कमा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भाई पहले दूध कितना रहा होगा, तो आप कहोगे भाई पहले दूध तो 100% था और वो बेचता है जिसमें 25% का क्या कमा लेता है, लाभ कमा लेता है। तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो हम कहेंगे कि भाई यदि कोई व्यक्ति 25% का लाभ कमाता है और वो क्रय मूल्य पर बेचने की बात भी करता है, इसका मतलब वो सिर्फ कहाँ से प्रॉफिट कमाता है, तो हम कहेंगे जो प्रॉफिट है ना वो कमा ले रहा है कहाँ से, ये दूध वाले पार्ट से। आए समझ में, कहाँ से कमा रहा है भाई, दूध वाले पार्ट से ही कमा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब टोटल मिश्रण जो होगा आपके पास, मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान समझना, 25 कम 25 और 25 चौके 100, मतलब 4 भाग उसके पास मिल्क है
और 1 भाग क्या है उसके पास, तो मैंने कहा 1 भाग उसके पास वाटर है। क्लियर है दोस्तों, यही होगा ना भाई उसके पास 100% दूध था, उसने 25% क्या मिलाया, पानी। तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। मैंने कहा 25% पानी मिलाया तो 25% का लाभ होगा। मतलब काटने पर 4 भाग दूध है, 1 भाग पानी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसके पास टोटल मिश्रण कितना है, तो आप कहोगे 4 और 1 टोटल 5 है। और उसमें से मिल्क वाटर कितना है, तो भाई वाटर तो 1 भाग है, इसी का तो परसेंट निकालना है। तो इंटू 100 कर देंगे तो आप देख पाओगे 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। तो यदि मैं केवल पानी की बात करूं उस मिश्रण में, तो उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, तो आप कहोगे उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत फिर तो 20% होगा। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज के शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। तो प्रत्येक प्लेट की आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी मतलब भाई आपको छोटे नहीं काटना है ना, जितना संभव हो उतना आप बड़े काटो तो ही ये सवाल बनेगा। मैंने कहा एक वर्गाकार मेरे पास एक शीट है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 784। और आपको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला एक का स्क्वायर होता है और एक का स्क्वायर का मान ही दे रखा है यहाँ पर 784 होता है भाई। तो आपको पता है कि ए का स्क्वायर बराबर 784 किसका होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 28 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए का मान कितना मिल गया मुझे, 28। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्गाकार की प्रत्येक भुजा 28 की है, ये 28 की है। और इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 28 सेंटीमीटर का होगा, जो भी होगा। क्लियर है। अब इसको आपको 4 बराबर, इसके अंदर में 4 बराबर वर्गाकार प्लेट काटना है, मतलब बीचों बीच से काटना है इस प्रकार से। तो मैं कहूँगा कि भाई यदि टोटल आपके पास 28 है, मतलब ये वाला भाग आपके पास 14 का होगा। नीचे वाले भी आपके पास कितने का होगा, 14 का होगा, मानते हो। इधर से आपके पास 14 का होगा, उसी प्रकार इधर भी आपके पास कितना का हो जाएगा दोस्तों, 14 का। क्लियर है। मतलब आपके पास जब भी यहाँ पर एक आप इस प्रकार से वर्ग ऐसे बनाओगे, वृत्त है ना, वृत्ताकार प्लेट काटोगे, तो आप देख पाओगे कि यदि यहाँ से यहाँ तक 14 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 14 है। क्लियर है। मतलब इसका व्यास ही किसके बराबर है, 14 के बराबर। अब यदि इसके व्यास 14 के बराबर है, यदि मैं कहूँ कि व्यास 14 है, तो आप त्रिज्या कितना होगा, यदि व्यास 14 सेंटीमीटर का है तो आप कहोगे फिर तो त्रिज्या जो होगा ना, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर का होगा भाई। क्लियर है दोस्तों, कितने का होगा, 7 सेंटीमीटर का। आपको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, प्लेट की परिधि। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr होता है। 2π की वैल्यू होता है 22/7 और त्रिज्या है कितना आपके पास 7। 7 से 7 कैंसिल तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यही होगा प्रत्येक जो वृत्ताकार जो प्लेट है उसकी परिधि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। तो ये रहा आपके कुछ मोस्ट है ना CGPSC ADI में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, उनका कुछ बेहतरीन आपके पास सोल्यूशन रहा है ना। और हर दिन हम इसी प्रकार के आज से लगातार आपको देखने को मिलेगा है ना, जो आपके सभी एग्जामों जितने भी आपके पास तैयारी करने वाले उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।